हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम है अभिषेक गौतम और अभी आप देख रहे हो मास्टर जी फिजिक्स वाले यूट्यूब चैनल। हम इस चैनल पर फिजिक्स को पढ़ते हैं, सीखते हैं और समझते हैं। आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो है क्लास 10th के लिए। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज क्वेश्चन आंसर्स प्रदीप्स की बुक से। ठीक है, जो प्रदीप्स की बुक में होते हैं ना प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस, उनको डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है अपन का, अ 4 ohm वायर इज डबल्ड ऑन इट। एक वायर है, मान लो ये एक वायर की लेंथ है, वायर ए बी है। ठीक है, ये वायर ए बी है, इसका रेजिस्टेंस है 4 ohm, ऐसा बोला गया है। अ वायर इज डबल्ड ऑन इट, कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। जो वायर है उसे डबल कर दिया, यानी जो ए बी वायर है अब उसे मतलब इस तरीके से था, अब मान लो मोड़ के ऐसे कर दिया, यानी ए और बी ऐसे हो गए। ठीक है, अब इसका रेजिस्टेंस कितना होगा। पहले ध्यान से मेरे भाई क्वेश्चन को समझते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन की बात करेंगे। हमको बोला गया है कि अ 4 ohm वायर इज डबल्ड ऑन इट। एक वायर है 4 ohm का, समझ में आ गया। ये एक वायर है 4 ohm का, मान लो ये है। अब कहा है कि इसको डबल कर दिया ऑन इट सेल्फ। डबल ऑन इट सेल्फ का मतलब होता है मोड़ कर बराबर में कर देना। तो इस तरीके से इसको मोड़ कर ऐसे रख दिया, यानी जो ए बी था वो मोड़ कर ऐसे रख दिया। ठीक है, अब जे वायर कुछ इस तरीके से हो गया डबल ऑन इट सेल्फ। हालांकि चिपक के बनेगा, लेकिन मैंने इस तरीके से बना दिया, मतलब ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा थिक हो जाएगा, डबल ऑन इट सेल्फ। ठीक है, पकड़ के मोड़ के ऐसे कर दिया। ठीक है, अब बोल रहे हैं कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। वायर का न्यू रेजिस्टेंस बताओ। पहले तो बात ये कर लेते हैं कि न्यू रेजिस्टेंस पूछा ही क्यों है, क्योंकि खुद बताओ ना, अगर आपने इस वायर की लेंथ को डिस्टर्ब किया और इसके एरिया को डिस्टर्ब किया, तो जब लेंथ बदलेगी रेजिस्टेंस बदलेगा, एरिया बदलेगा रेजिस्टेंस बदलेगा। यानी जो वायर की लेंथ थी जो डबल कर दी ऑन इटसेल्फ, भैया लेंथ बदल गई तो रेजिस्टेंस बदलेगा। वायर पैसे पतला होगा, मोड़ कर अब डबल कर दिया तो थिक हो गया होगा, भैया रेजिस्टेंस बदलेगा। तो वही पूछा है कि कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस। क्लियर है, तो डिस्कस करते हैं न्यू रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। अब देखो ध्यान से समझना, हमें पता है, पहले हम बात कर लेते हैं ओरिजिनल रेजिस्टेंस की। किसकी बात कर लेते हैं, ये अपन का ओरिजिनल है, ओरिजिनल रेजिस्टेंस। तो ओरिजिनल रेजिस्टेंस की बात करूंगा तो क्या आएगा, रो एल अपॉन ए। मैंने मान लिया इसकी लेंथ एल है, जो ओरिजिनल वायर है 4 ohm का उसकी लेंथ एल है, उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया यानी मोटाई है, जो ये थिकनेस है, क्रॉस सेक्शन एरिया है वो ए है, और रजिस्टिविटी इसकी रो है। ठीक है, वो तो कांस्टेंट ही होती है सेम मटेरियल के लिए। ओके, अब इस वायर को क्या कर दिया, डबल ऑन इटसेल्फ, यानी कुछ इस तरीके का बना दिया। तो यहीं ए था और यहाँ बी आ गया, क्योंकि भैया मोड़ कर ऐसे कर दिया, इसको मोड़ कर ऐसा बना दिया। तो लेंथ अब इसकी क्या होगी, डबल ऑन इटसेल्फ, लेंथ हो गई आधी। पहले भैया एल लेंथ थी आपकी, तो अब वो लेंथ कितनी होगी, हाफ हो गई। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए था, अब कितना हो जाएगा, ये मोटा हो गया, थिक हो गया, तो एरिया बन जाएगा 2a। हाँ कि ना, कोई दिक्कत। क्योंकि एक बात बताओ ना, किसी चीज को मोड़ कर इस तरीके से रख दोगे तो भैया यहाँ पर क्या हो जाएगी, मोटी हो जाएगी। पहले एक ही पार्ट था, अब मुड़ के आ गया तो 2 पार्ट हो गए, तो थिकनेस बढ़ जाएगी। तो एरिया कितना हो गया, 2a हो गया। अब न्यू रेजिस्टेंस, इसकी बात कर लेता हूँ यहाँ पे, न्यू रेजिस्टेंस। तो न्यू रेजिस्टेंस देखते हैं, रो, रो तो भैया कॉमन रहेगा। ठीक है, ये नहीं बदलेगा। लेंथ पहले एल थी, अब हो गई l/2। ठीक है, लेंथ l/2 हो गई। एरिया की बात कर लेता हूँ, पहले एरिया ए था, अब एरिया हो गया 2a। ये न्यू रेजिस्टेंस है, वो ओरिजिनल रेजिस्टेंस था। इसे इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। ठीक है, इसे इक्वेशन 2 मान लेता हूँ। आगे इसी को कैरी ऑन करते हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझना। जो न्यू रेजिस्टेंस है आर न्यू, जो न्यू रेजिस्टेंस, अब एक बात है रो। अब इसे सॉल्व करो। अब आपको पता होगा, कभी भी इस तरीके से लिखा हो l/2 डिवाइडेड बाई 2a, कैसे सॉल्व होता है। जब कभी इस तरीके से दो फ्रैक्शंस का डिवाइड हो रहा हो तो कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे एक फ्रैक्शन है l/2 डिवाइडेड बाई 2a, आप लोगों को पता होगा कैसे सॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं, l/2 को एज इट इज लिखा रहने दो, l/2 को एज इट इज लिखा रहने दो, l/2 को एज इट इज लिखा रहने दो। अब जो ये 2 है इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी कहने का मतलब होता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर आपको मैथ्स में नहीं पता भाई ध्यान से समझ लो, यहाँ साइड में लिख दे रहा हूँ, कभी भी a/b और नीचे हो c/d, यानी इस तरीके का फ्रैक्शन बने। क्या फ्रैक्शन बने, a/b डिवाइडेड बाई c/d। तो क्या करना है तुम्हें, सिंपली a/b को तो एज इट इज लिखे रहने देना है, यानी a/b को एज इट इज लिख के देना है। a/b में जिसका डिवाइड हो रहा है c/d का, इसका रेसिप्रोकल कर देना है d/c का। बात आई समझ में, यानी a/b ये एक फ्रैक्शन था, c/d ये एक फ्रैक्शन था। a/b
फ्रैक्शन में डिवाइड हो रहा था किसका, C अपॉन डी फ्रैक्शन का। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करते हैं, A अपॉन बी को तो एज इट इज लिखते हैं, जिस फ्रैक्शन का डिवाइड हो रहा है यानी C अपॉन डी, उसको मल्टीप्लाई लगा के रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी C अपॉन डी बन गया D अपॉन सी। तो A अपॉन बी और D अपॉन सी जब सॉल्व करोगे तो आपको वही मिलेगा जो आपको A अपॉन बी डिवाइडेड करने के बाद मिलता C अपॉन डी से। बिल्कुल क्लियर है। तो आपको कौन सा समझ आ गया। सेम इसी की तर्ज पर हम क्या करेंगे, L अपॉन टू एक फ्रैक्शन है, नीचे 2a है, कुछ नहीं होता तो क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। तो L अपॉन टू और 2a अपॉन 1 कैसे सॉल्व होगा, L अपॉन टू एच टी लिखा रहने दो, 2a अपॉन 1 रेसिप्रोकल हो जाएगा यानी 1 अपॉन 2a। भैया बहुत ज्यादा बच्चों की तरह समझा रहा हूँ, अच्छे से समझ लेना, क्योंकि ये बड़ा कंफ्यूजन होता है कि कैसे आ गया। क्लियर है। अब L इंटू 1 L, 2 इंटू 2a 4a, यानी L अपॉन 4a आ गया सॉल्व होके, L अपॉन 2 डिवाइडेड बाई 2a। बिल्कुल क्लियर है। अगर फिर भी क्लियर ना हो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना मेरे भाई, ठीक है। तो अब अपन का आंसर कितना आ गया, L अपॉन 4a। तो न्यू रेजिस्टेंस लिख लेता हूं मैं, रो, ये हो जाएगा L अपॉन 4a। कितना हो जाएगा रो, क्योंकि L अपॉन 2 डिवाइडेड बाई 2a जब कैलकुलेट किया तो आया L अपॉन 4a, और कैलकुलेट कैसे किया वो यहां मैंने समझा दिया। बिल्कुल अच्छे से क्लियर है मेरी बात मेरे भाई, ठीक है। अब एक बात बताओ, क्या मैं से ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन 4 रो L अपॉन ए, कोई दिक्कत। ये कौन है, न्यू रेजिस्टेंस, क्या है न्यू रेजिस्टेंस। अब एक बात, रो L अपॉन ए देखा हुआ लग रहा है, कहाँ देखा था, रो L अपॉन ए यहाँ देखा था। न्यू ओरिजिनल रेजिस्टेंस, ओरिजिनल रेजिस्टेंस कितना दिया था 4 ओम, देखो लिखा था ना ओरिजिनल रेजिस्टेंस कितना होता है रो L अपॉन ए, और कितना बोला है कि भैया 4 ओम का वायर था जिसको डबल किया, 4 ओम का वायर था जिसको डबल किया, तो 4 ओम के वायर को डबल किया मतलब ओरिजिनल कौन था 4 ओम, तो भैया यहाँ लगा देंगे 4 ओम। तो 1 अपॉन 4 रो L अपॉन ए, इसकी जगह आ गया 4, आ गया 4 से 4 कट गया, आंसर आया 1 ओम, यानी न्यू रेजिस्टेंस कितना हो गया 1 ओम हो गया। बिल्कुल क्लियर है। थोड़ा सा क्वेश्चन को फील कर लेते हैं कि भाई अगर आपका एक वायर है, ठीक है, अगर वो 4 ओम का है और आपने उसको डबल कर दिया बाई इटसेल्फ, यानी खुद ही मोड़कर ऐसे मोड़ कर रख दिया, तो उसका रेजिस्टेंस 4 ओम से घटकर 4 ओम से कम होकर कितना हो जाएगा 1 ओम हो जाएगा। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर मेरे भाई, नोट डाउन करना हो नोट डाउन कर लो, वीडियो पॉज करके फिर आगे बात करते हैं, ठीक है। हो गया नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए वायर 5 मीटर लेंथ, एक वायर है ए बी, एक वायर है हमारा ए बी, इसकी लेंथ है 5 मीटर, ठीक है भाई। इसका पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया 2 वोल्ट का, तो लिख देता हूँ V इक्वल्स टू 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया गया है इसके एंड्स पर, यानी ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर, ठीक है। व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ वायर ऑफ 5 मीटर लेंथ, इसकी लेंथ 5 मीटर है, ठीक है। अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इज फाउंड टू फ्लो, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है I इक्वल्स टू 1 एम्पियर का कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अ करंट ऑफ 1 एम्पियर फाउंड टू फ्लो थ्रू इट, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर, कैलकुलेट करना है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। अब आपको याद आ रहा है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, ऐसा वायर जिसकी लेंथ यूनिट हो उसका ही रेजिस्टेंस क्या कहलाता था, रजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो उसने इंडायरेक्टली बोल दिया है रजिस्टिविटी बताओ, ठीक है भाई। कितना वायर है लंबा 5 मीटर का, कितना लंबा वायर है 5 मीटर का, पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई हो रहा है 2 वोल्ट का, करंट कितना फ्लो कर रहा है 1 एम्पियर का। हमसे बोला गया है कैलकुलेट द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। अब एक बात बताओ, अगर मुझे इस पूरी लेंथ का रेजिस्टेंस पता चल जाए, 5 मीटर वायर की लेंथ का रेजिस्टेंस पता चल जाए, तो क्या मैं पर यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस नहीं बता पाऊंगा। जैसे 10 मीटर वायर का रेजिस्टेंस है 100, 10 मीटर वायर का रेजिस्टेंस है 100, तो 1 मीटर वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा 100/10 यानी कि 10। 5 मीटर वायर का कितना होगा 50, ठीक है। 10 मीटर का 100 ओम है तो 5 मीटर कितना होगा 50 ओम। तो इस तरीके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला कैलकुलेशन हमारा क्या होगा कि ए बी के बीच का रेजिस्टेंस पता करो, ए और बी के जो लेंथ है इस वायर का क्या पता करो मेरे भाई, रेजिस्टेंस पता करो। अब बात आती है रेजिस्टेंस कैसे पता करेंगे। तो रेजिस्टेंस पता करने के लिए ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आपके पास एक फॉर्मूला है कि R इक्वल्स टू होता है भाई V अपॉन I, याद है कि नहीं। R इक्वल्स टू क्या होता है V अपॉन I। क्या हमें V गिवन है, बिल्कुल गिवन है 2 वोल्ट। क्या हमें करंट गिवन है, बिल्कुल गिवन है R, कितना I 1,
तो रेजिस्टेंस हमारा कितना निकल आया, रेजिस्टेंस निकल आया हमारा 2 ओम। कितना निकल आया रेजिस्टेंस, 2 ओम। बिल्कुल क्लियर है। अगर अब रेजिस्टेंस 2 ओम है तो किसका रेजिस्टेंस 2 ओम है, 5 मीटर लेंथ का, 5 मीटर लेंथ वायर हैविंग रेजिस्टेंस 2 ओम। अगर 5 मीटर लेंथ वायर का रेजिस्टेंस 2 ओम है तो पर यूनिट लेंथ का कितना होगा, तो 1 मीटर लेंथ का कितना होगा। तो हमें पता है कि जब भी पर 5 मीटर का गिवन है 1 मीटर का पूछा है तो कैसे करते हैं, 5 मीटर का 1 मीटर कैसे बना, 5 का डिवाइड करके। तो 5 मीटर में 2 ओम, तो 1 मीटर में 2/5 ओम, 2/5 ओम। 2/5 को सॉल्व कर लेते हैं, तो 2/5 सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 0.4 ओम। यानी कि पर यूनिट लेंथ ओम मीटर लगाऊंगा यहाँ पे। क्यों लगाऊंगा ओम मीटर, क्योंकि ये क्या निकली, रजिस्टिविटी। क्या निकली मेरे भाई, रजिस्टिविटी निकली। तो 0.4 ओम मीटर, ये इसका मतलब है पर यूनिट लेंथ का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 0.4 है। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला गया है द रेजिस्टेंस ऑफ 2 मीटर लेंथ ऑफ वायर। 2 मीटर लेंथ वायर का रेजिस्टेंस बताओ। पर यूनिट लेंथ का पता चल चुका है कि भैया 1 मीटर अगर वायर हो, कितना हो, 1 मीटर अगर वायर हो तो उसका रेजिस्टेंस 0.4 होगा। बोल रहा है कितने का, 2 मीटर लेंथ। तो 2 मीटर लेंथ का कितना हो जाएगा, 1 का 0.4 है इंटू 2। आके ना कोई दिक्कत। अगर 1 मीटर का रेजिस्टेंस आपका 0.4 ओम का है तो 2 मीटर का कितना हो जाएगा, 0.4 इंटू 2, 0.8 ओम। कितना होगा, 0.8 ओम। अब आप कहोगे कि सर आपने यहाँ ओम मीटर नहीं लगाया, यहाँ ओम मीटर लगाया था। फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पर यूनिट लेंथ की बात की गई थी और पर यूनिट लेंथ होता है रजिस्टिविटी, इसलिए मुझे ओम मीटर लगाना पड़ा। लेकिन मैं यहाँ पर ओम मीटर नहीं लगाऊंगा। क्यों नहीं लाऊंगा, क्योंकि अब ये पर यूनिट लेंथ नहीं है, 2 मीटर है। तो भैया फिर तो रेजिस्टेंस की बात होगी, जो भी होगी। लेंथ अगर 1 से ज़्यादा होगी तो फिर रेजिस्टेंस की बात करो, रजिस्टिविटी की बात नहीं होगी। क्लियर है। तो 0.8 ओम, तो किसका निकल आया, रेजिस्टेंस ऑफ 2 मीटर लेंथ वायर। क्लियर है। आगे बात कर लेते हैं। द रेजिस्टेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ वायर इफ इट इज डबल्ड ऑन इट्स सेल्फ। फिर से वही बात यही है कि भाई रेजिस्टेंस बताओ वायर के एंड पे कितना होगा अगर वो डबल कर दिया जाए ऑन इट्स सेल्फ। ठीक है भाई, बात कर लेते हैं। कितना रेजिस्टेंस आया है हमारा इसका, हमारा रेजिस्टेंस आया है 2 ओम का। ठीक है, ऐसे याद रखना, ए बी वायर का रेजिस्टेंस है 2 ओम। अब डबल ऑन इट्स सेल्फ करेंगे तो वही वाली बात, ए बी को पकड़ के ऐसे मोड़ कर यहाँ लगा देंगे। ठीक है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, अब जो ए बी वायर है, अब ए बी वायर को क्या कर दिया, पकड़ के अब ऐसे मोड़ दिया। ठीक है, अब ये ए बी ऐसे हो गया। जो ये ए बी है तो खुला हुआ था, वो ए बी क्या हो गया, ऐसे मुड़ के, क्योंकि डबल ऑन इट सेल्फ है। इसका रेजिस्टेंस कितना आता है, इसका रेजिस्टेंस अपन का निकल के आया था कितना, 2 ओम निकल के आया था। कितना निकला था, 2 ओम। ठीक है, तो आधा आधा डिवाइड हो गया तो कितना हो जाएगा, 1 ओम और 1 ओम। ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो मेरे भाई, कोई डाउट। समझना, अगर ए बी लेंथ का वायर है, ए बी लेंथ जो कि 5 मीटर का था, इसका वायर का रजिस्टर कितना था, 2 ओम था। आप लोगों ने कैलकुलेट खुद किया था। जब 2 ओम था, डबल ऑन इट सेल्फ, लेंथ आधी हो गई, यानी 5 मीटर का जो वायर था वो हो गया 2.5 मीटर का। तो जब रेजिस्टेंस आपका पूरे वायर का 2 ओम था तो आधा करने पर क्या रेजिस्टेंस आधा नहीं हो जाएगा भैया, लेंथ की भी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। ठीक है, रेजिस्टेंस बढ़ता था, लेंथ बढ़ती थी तो रेजिस्टेंस बढ़ता था, लेंथ कम होती थी, रेजिस्टेंस कम होता था। तो यहाँ पर हमारा 1 ओम 1 ओम हो गया। ठीक है, जब भी दो रेजिस्टेंस कुछ इस तरीके से हों तो इनके बीच में क्या बोला जाता है, अगर ये भी 1 ओम का है, ये भी 1 ओम का है, तो अगर आप लोगों को मैं अभी बताऊंगा और आप लोगों ने अभी पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा तो हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, क्योंकि ये वाली जो बात होगी वो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर से बात होगी। अगर आप मेरी वीडियो तब देख रहे हो जब आपने पूरा चैप्टर पढ़ रखा है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कि आप मेरी वीडियो से अभी आगे नहीं बढ़े हो तो थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। देखो, जो ये कंबाइन हो रहा है वो पैरेलल में कंबाइन हो रहा है। किसमें कंबाइन हो रहा है, पैरेलल में। अब एक बात बताओ कि कितना रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि पैरेलल में क्यों है, एक एंड और दूसरा एंड। जब भी दो रजिस्टर एंड टू एंड जुड़ते हैं, एक ही अपने मतलब सेम रजिस्टर्स अपने सेम एंड से जुड़ते हैं तो उन्हें कहते हैं हम पैरेलल में कनेक्ट। तो अगर एक एक ओम के तो पैरेलल में क्या होता है, 1/r इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2। 1/r1 कितना है 1, r1 कितना है 1, r2 कितना है हमारा, ये भी 1। तो जब सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आया 1, ऊपर भी कितना रह गया 1 + 1, यानी 1/r की जो वैल्यू आई वो कितनी आई 2/1। लेकिन ये वाली वैल्यू तो 1/r की आई है, हमें तो कैलकुलेट क्या करना है, रेजिस्टेंस। तो 1/r को क्या करना पड़ेगा उल्टा, तो r = कितना हो जाएगा 1/2। r = कितना हो जाएगा 1/2 ओम, या ऐसा कह सकते हो 0.5 ओम। क्लियर है। तो जो रेजिस्टेंस हो गया वो कितना हो गया 0.5 ओम का हो गया।
बिल्कुल क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट? किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो भाई कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है, अब व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ नाइक्रोम वायर ऑफ रेजिस्टेंस 4.5 ओम। एक नाइक्रोम वायर है जिसकी लेंथ पता नहीं है, उसका रेजिस्टेंस है 4.5 ओम का, ठीक है। एक नाइक्रोम वायर का रेजिस्टेंस कितना बोला गया है? 4.5 ओम बोला गया है। इफ द लेंथ ऑफ द सिमिलर वायर इज 60 सेंटीमीटर, इफ द लेंथ ऑफ सिमिलर वायर 60 सेंटीमीटर एंड रेजिस्टेंस इज 2.5 ओम, यानी कह रहा है कि बताओ एक नाइक्रोम वायर है उसकी लेंथ कितनी होगी। एक नाइक्रोम वायर है उसकी लेंथ कितनी होगी अगर उसका रेजिस्टेंस तो है 4.5 ओम, और कंपेयर किया गया है कि साथ में एक और वायर है जिसकी लेंथ 60 सेंटीमीटर और रेजिस्टेंस है 2.5 ओम का, ठीक है। अब हमें पता है कि भाई जो अपन का रेजिस्टेंस होता है, जो अपन का रेजिस्टेंस होता है वो किस पर डिपेंड करता है? लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी अगर लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ कम होगी तो रेजिस्टेंस कम होगा। अब देखो पहले वायर का रेजिस्टेंस कितना था? 4.5 ओम था, उसकी कुछ लेंथ रही होगी मान लो L1, ठीक है। लेट द लेंथ ऑफ 4 ओम रेजिस्टेंस वायर, लेट द लेंथ ऑफ 4.5 ओम वायर कितनी मान ली मैंने? मान ली L मान ली, ठीक है। अब 4.5 ओम से रेजिस्टेंस कितना हो गया? 2.5 ओम, और वायर कितने का है? 60 सेंटीमीटर का। अगर मैं एक बात बताऊं, रेजिस्टेंस कम हुआ है, रेजिस्टेंस क्या हुआ है? कम हुआ है, तो लेंथ भी क्या हुई होगी? कम हुई होगी, यानी जो 4.5 ओम है उसकी लेंथ कुछ ज़्यादा रही होगी। इतना तो माइंड में क्लियर हो गया, यानी 60 सेंटीमीटर वायर की लेंथ है जो है, 60 सेंटीमीटर लेंथ का जो वायर है उसका रेजिस्टेंस है 2.5 ओम, तो 4.5 ओम वाले की लेंथ 60 सेंटीमीटर से तो ज़्यादा होगी, ये तो पक्की बात है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। क्लियर है? अब बताती कितनी होगी, कैसे निकालेंगे। अब आप लोगों ने 8th क्लास में रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर पढ़ा होगा, मैथ्स के अंदर पढ़ा था नहीं पढ़ा था? उसमें सेम ऐसे ही क्वेश्चन हुआ करते थे। उसमें बोला जाता था कि एक क्वांटिटी है, एक क्वांटिटी के बढ़ने पे दूसरी क्वांटिटी घट रही है, तो बताओ कि इस वाली क्वांटिटी से इस वाली क्वांटिटी में क्या फर्क पड़ेगा। मतलब प्रोपोर्शन के क्वेश्चन होते थे, ऐसे समझ सकते हो। जैसे मैं थोड़ा समझाता हूँ, उस वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग। अब मान लिया रेजिस्टेंस कितना है? 4.5। अब मुझे लेंथ पता नहीं, मैंने मान ली लेंथ L, कितनी मान ली? L। रेजिस्टेंस कितना है? 4.5। इसका जो रेशियो है, क्योंकि भैया लेंथ बढ़ेगी रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ कम होगी रेजिस्टेंस कम होगा, यानी इनका रेशियो तो कांस्टेंट होगा। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। फिर से समझा रहा हूँ, अगर लेंथ बढ़ेगी रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ कम होगी रेजिस्टेंस कम होगा, लेकिन L और 4.5 का जो रेशियो आएगा वो कांस्टेंट आएगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ, फिर भी समझ लो। मान लो ये 10 है, ये 5 है, डिवाइड करो 10 और 5 को कितना आएगा? 5 2 जा 10। अब ये हो गया दुगना, 10 हो गया दुगना 20, 5 भी हो गया दुगना 10, फिर भी कितना आया? 2। अब मान लो 10 हो गया 3 गुना और 5 भी हो गया 3 गुना, 10 3 गुना हुआ यानी 10 3 30, 5 3 गुना हुआ यानी 15 15 30। तो अब एक बात बताओ, चाहे 10/5 हो, लेकिन जैसे ही 10 बढ़ा दुगना और नीचे वाला 5 बढ़ा दुगना, तब भी 2 आया, फिर भी 2 आया। यानी अगर ऊपर वाली वैल्यू को भी दुगना करो, नीचे वाली वैल्यू को भी दुगना करो, अगर दोनों एक दूसरे पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, मानी एक बढ़ेगी तो दूसरी बढ़ेगी, एक घटेगी तो दूसरी घटेगी, तो दोनों का रेशियो कांस्टेंट रहेगा। चाहो तो कोशिश कर लो विद एग्जांपल कोई भी लेकर। तो 10/5 रेशियो कांस्टेंट, 20/10 रेशियो कांस्टेंट, 30/15 रेशियो कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट? क्योंकि देख लो ध्यान से, जितना जितना 10 बढ़ रहा है, यानी जितना जितना न्यूमरेटर बढ़ रहा है, उतना उतना डिनोमिनेटर भी बढ़ रहा है। 10 से 20 हुआ न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर 5 से 10 हो गया यानी दुगना। 10 से 30 हुआ 3 गुना, 5 से 15 हो गया 3 गुना। तो कहने का मतलब है कि जितना अमाउंट में मल्टीपल किया है आपने न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को, उनका रेशियो कांस्टेंट रहेगा। अब कोई दिक्कत? ओके, अब आ जाओ अपने क्वेश्चन पे। अगर भैया लेंथ बढ़ेगी रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ घटेगी रेजिस्टेंस घटेगा, और दोनों चूंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो क्या मैं ये बात कह सकता हूं कि भैया अगर आपकी लेंथ 60 हो गई हो, आपकी लेंथ 60 हो गई हो और आपका रेजिस्टेंस 2.5 रहा हो, तो इनका रेशियो भी वही रहेगा जो इन दोनों का रेशियो था? हाँ कि ना? बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई, बहुत अच्छे से क्लियर है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लेना, ठीक है। यानी लेंथ अपॉन 4.5, इसको डिवाइड करके जो भी आए वही आएगा जो इन दोनों को डिवाइड करके आएगा। क्यों?
क्योंकि अगर लेंथ बदली है तो रेजिस्टेंस भी तो बदला होगा, अगर इनका रेशियो जो आएगा वही इनका रेशियो आएगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए अब सॉल्व हो जाएगा, यानी ये इक्वल एस के, अब सॉल्व कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं आगे। ये क्या हो जाएगा L इंटू 2.5 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4.5 इंटू 60। तो L निकालनी है मुझे, मल्टीप्लाई में 2.5 तो इधर पहुंच जाता हूँ डिवाइड में, तो 4.5 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 2.5, यहाँ से पॉइंट हटा नीचे 10 और यहाँ से पॉइंट हटा तो ऊपर 10, तो 10 से 10 कट गया, कितना बचा 45 इंटू 60 अपॉन 25। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। 5 5 जा 25, 5 9 जा 45, 12 5 जा 60, 12 इंटू 9 कर दो, 12 इंटू 9 करता हूँ, कितना आएगा 9 2 जा 18, 108 मीटर। तो जो लेंथ आ गई वो कितनी आ गई 108 मीटर आ गई, यानी कि जो 4.5 ओम रेजिस्टेंस का जो वायर है उसकी लेंथ कितनी है 108 मीटर। जब वो लेंथ 108 मीटर से घटाकर कितनी कर दी गई 60 मीटर, 60 सेंटीमीटर कर दी गई। अब सेंटीमीटर में आएगा, मीटर में नहीं, क्योंकि सेंटीमीटर बात हो रही है। जब ये घटाकर 108 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर कर दी गई तो इसका रेजिस्टेंस भी 4.5 ओम से घटकर कितना हो गया 2.5 ओम हो गया। बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट यहां तक? भाई कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं हट रहा हूं, नोट डाउन कर लो इसको। हो गया नोट डाउन? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपन का, अननेग्लिजिबल स्मॉल करंट इज पास थ्रू अ वायर ऑफ लेंथ 15 मीटर। एक वायर का लेंथ है, मान लिया ए बी वायर है, क्या है ए बी वायर है, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है 15 मीटर है, ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया। यानी यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब ऐसा नहीं है आगे मोटा फिर पतला होता गया या पहले पतला फिर मोटा होता गया। ठीक है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया सेम कितना दिया हुआ है, नोट करते आते हैं अपन को। लेंथ दी हुई है कितनी 15 मीटर। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें दिया हुआ है 6 इंटू 10⁻7 मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर, तो 6 इंटू 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर। ठीक है भैया, एरिया दिया हुआ है और क्या दिया हुआ, एंड इट्स रेजिस्टेंस इज मेजर टू बी 5 ओम। तो जब इस 15 मीटर लेंथ के वायर का रेजिस्टेंस मापा गया तो कितना निकल कर आया, वो निकल कर आया 5 ओम का, यानी रेजिस्टेंस आ गया 5 ओम का। What is the resistivity of that material at the temperature of the experiment? यानी कि आपको रेजिस्टिविटी बतानी है और किस टेम्परेचर पे, जिस टेम्परेचर पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है। यानी कि ये कहना ये चाह रहे हैं कि भैया हम टेम्परेचर में कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं, आप आराम से रेजिस्टिविटी निकाल के दे दो, क्योंकि रेजिस्टिविटी बदल जाएगी अगर टेम्परेचर बदल गया तो। ठीक है, तो इन्होंने कह दिया भैया जिस टेम्परेचर पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है उसी टेम्परेचर पे निकाल के दे दो, जिस टेम्परेचर पर ये वैल्यू दी गई है तो निकालते हैं। अब तो ये शायद लगता है बहुत आसान हो जाएगा। आर इक्वल टू क्या होता है रो एल अपॉन ए, हम सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, रो एल अपॉन ए। इसका फॉर्मूला रेजिस्टिविटी निकालनी है तो क्या करेंगे, ए को यहाँ पहुँचा दो, एल को यहाँ पहुँचा दो, तो एरिया डिवाइड में है तो यहाँ आएगा तो मल्टीप्लाई में, यहाँ कौन बचा रो एल। अब एल निकाल, एल को इधर पहुँचा दो तो आर इंटू ए बाई एल इक्वल टू रो। तो ये तो बन गया आपका फॉर्मूला, यानी कि आर इंटू ए डिवाइड कर दोगे एल से तो आपको पता चल जाएगी रेजिस्टिविटी जो कि पूछी गई है कि कितनी है। क्लियर है, वैल्यू पुट कर देता हूँ भाई। रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम, तो आर की जगह 5 आ गया, मल्टीप्लाई बाई एरिया कितना है 6 इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, लेंथ कितनी है, क्योंकि भैया आर इंटू ए को डिवाइड किससे करना है लेंथ से, तो लेंथ कितनी है 15 मीटर। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या निकलेगा रेजिस्टिविटी यानी कि रो। ठीक है, सॉल्व कर लो, यानी 2 इंटू 10⁻⁻7 ओम मीटर। तो ये आपकी आ गई रेजिस्टिविटी। क्लियर है, 5 से 15 को उड़ा दिया 3 टाइम्स, 3 से 6 चला गया 2 टाइम्स, तो 2 इंटू 10⁻�7 ओम मीटर। तो ये आपकी क्या आ गई मेरे भाई रेजिस्टिविटी आ गई। आपको नोट डाउन करना हो तो नोट डाउन कर लो। अब बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन का क्या है, अब मेटल वायर ऑफ रेजिस्टिविटी 64 इंटू 10⁻⁻6 ओम सेंटीमीटर, यानी रो दिया हुआ है 64 इंटू 10⁻⁻6 ओम सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ है ओम सेंटीमीटर, यानी ओमेगा सेंटीमीटर से भी लिख सकते हो, ओम लिख लो चाहे ओमेगा सिंबल लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, रेजिस्टिविटी गिवन है एंड लेंथ इज 198 सेंटीमीटर। लेंथ अपन की जो गिवन है वो गिवन है 198 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या गिवन है हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 7 ओम, यानी कि जो वो वायर है जिसकी लेंथ कितनी है 198 सेंटीमीटर है, उसका रेजिस्टेंस जो गिवन है यहाँ पे
वो गिवन है 7 ओम। कैलकुलेट इट्स रेडियस, रेडियस पता करनी है। रेडियस मतलब क्या है, मान लो ये वायर है, ठीक है, ये 198 सेंटीमीटर का है, तो 190 सेंटीमीटर का इसकी रजिस्टिविटी दी हुई है 64 इंटू 10⁻6 ओम मीटर। रजिस्टिविटी दी हुई है, इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब ये है कि अगर ये वायर 1 सेंटीमीटर का होता और यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन का होता तो इसका रजिस्टेंस 64 इंटू 10⁻6 ओम होता। ये इसका मीनिंग है रजिस्टिविटी का। लेकिन हमसे बोला गया रजिस्टेंस कितना है, वो रजिस्टर कितना है, 7 ओम है। क्लियर है। पूछा क्या है, रेडियस। रेडियस क्यों पूछिए भैया, अगर एरिया पता चल जाए। अब ये क्या होता है, सर्कुलर होता है ये हमारा यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया। अगर इसका क्या पता चल जाए, एरिया पता चल जाए, तो एरिया पता चलते ही मैं बता दूंगा इसकी रेडियस कितनी है। यानी कि एक सर्कल होगा तो भैया एरिया पता चलेगा तो रेडियस बताऊंगा। ठीक है, तो निकालते हैं। अब मैं पता है आर इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूले बात करते हैं, रो एल अपॉन ए। तो पहला तो टारगेट अपन को ये एरिया निकालना। क्या टारगेट है, एरिया, क्योंकि एरिया निकलेगा किसी चीज़ का, सर्कल का एरिया निकलेगा तभी तो वहाँ की रेडियस बता पाऊंगा मैं। तो एरिया निकालना पड़ेगा। तो एरिया कैसे निकलेगा, एक काम करो, एरिया को यहाँ पहुँचा दो, रेजिस्टेंस को यहाँ पहुँचा दो। तो एरिया कैसे निकलेगा, ए इक्वल टू हो जाएगा रो एल अपॉन आर। एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो एल अपॉन आर। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है, सॉल्व करते हैं। अब एक बात बताओ, एरिया को क्या लग सकता हूँ मैं, पाई आर स्क्वायर। क्या लग सकता हूँ एरिया को, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हम सब जानते हैं जो भी वायर होता है उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है वो कैसा होता है, सर्कुलर, और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया की जगह मैंने लिख लिया पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्या है मेरा, रो एल अपॉन आर, है कि नहीं। अब मुझे आर स्क्वायर निकालना है, क्या निकालना है, आर, क्योंकि रेडियस निकालनी है, पाई को भी वहीं पहुंचा देता हूँ, तो बन जाएगा रो एल अपॉन पाई आर। हाँ कि ना, कोई दिक्कत। अगर हमने इसको कैलकुलेट कर लिया तो हम रेडियस तक पहुंच सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट हो तो भैया कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा, फिर से समझा देता हूँ। मुझे चूंकि रेडियस निकालनी है तो रेडियस के लिए पहले एरिया निकालना था, तो मैंने क्या किया, रेडियस और एरिया को निकालने के लिए एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए क्या करूँगा, पहले आर रो एल अपॉन आर निकालूंगा। तो भैया रो एल अपॉन आर, लेकिन मुझे पता है एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो मैंने पाई आर स्क्वायर वैल्यू पुट किया। अब यहाँ पे भी मुझे पाई आर स्क्वायर में भी क्या निकालना है, सिर्फ आर को, तो पाई को भी यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो आर स्क्वायर इक्वल टू हो गया रो एल अपॉन पाई आर। क्लियर है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, एक्सप्रेशन हमारा आ गया है सॉल्व करके। ठीक है, तो अब इसे कैलकुलेट करते हैं, वो उसको रेडियस को। ठीक है, पुट करते जाओ। रजिस्टिविटी कितनी गिवन है, रजिस्टिविटी है 64 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, यह लेंथ कितना गिवन है, लेंथ गिवन है 198 सेंटीमीटर। पुट कर दो 198 डिवाइडेड बाई पाई की वैल्यू 3.14 लिख ले रहा हूँ भाई। ठीक है, रेडियस वो आर, आर मीन्स रेजिस्टेंस। यहाँ पे ध्यान से समझना, ये छोटा वाला आर रेडियस है, बड़ा वाला आर रेजिस्टेंस है। ठीक है, बड़ा वाला रेजिस्टेंस 7 ओम। ठीक है, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें आर स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। किसकी वैल्यू मिल जाएगी, इसको सॉल्व करके आर स्क्वायर की वैल्यू सॉल्व करते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे मेरे भाई 64 इंटू 198, तो 64 इंटू 198 किया तो हमारा आ गया 12,672 इंटू 10⁻6, और नीचे क्या हमारा 3.14 को 7 से मल्टीप्लाई करके किया तो हमारा आ गया 21.98। क्लियर है, जब यहाँ से पॉइंट हटेगा तो ऊपर 100 आएगा, तो यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 12,672 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻6। अब चूंकि यहाँ से पॉइंट हटेगा तो ऊपर 100 आएगा, यानी 10⁻2 डिवाइडेड बाई नीचे क्या रह जाएगा हमारा 2198। हाँ कि ना, कोई दिक्कत, 2198 रह जाएगा। तो आर स्क्वायर का कितना हो जाएगा, अब देखो 12,672 मल्टीप्लाई बाई 10⁻6 इंटू 10⁻2। पहले 10 वालों को सॉल्व कर लेते हैं। अब 10⁻6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻2 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12,672। तो एज इट इज नोट किया, ये हो गया 10⁻⁻4, क्योंकि भैया 2 कम हो जाएगा, पावर भी है प्लस की, डिवाइडेड बाई 2198। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा अपन का। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, जब इसको अपन ने सॉल्व किया 12,672 मल्टीप्लाई बाई 10⁻4 डिवाइडेड बाई 2198, तो जब हमने 2198 का डिवाइड किया 12,672 में, तो अपन का आया 5.7679 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, हम अंडर रूट ले लेंगे। अंडर रूट जब सॉल्व करेंगे 5.7667 इंटू 10⁻⁻4, तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो आर की वैल्यू आएगी अपन की, वो आएगी 0.024 सेंटीमीटर लगभग। ठीक है, 0.024 सेंटीमीटर। थोड़ा कैलकुलेशन पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी कि हमारा जो मेटल वायर था जिसकी रजिस्टिविटी 64 इंटू 10⁻⁻6 ओम सेंटीमीटर थी, और जिसकी लेंथ 190 सेंटीमीटर थी, और उसका रेडियस 7 ओम था, उसके वायर की जो रेडियस है यानी क्रॉस सेक्शन एरिया, उसका रेडियस वो कितनी है, 0.024 सेंटीमीटर है। बिल्कुल क्लियर है, अगर आपको नोट डाउन करना हो तो नोट डाउन कर सकते हैं।
हो गया नोट डाउन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कैलकुलेट द रजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ वायर 1 मीटर। ठीक है, लिखते आते हैं लेंथ कितनी है वायर की 1 मीटर, लॉन्ग 0.4 mm इन डायमीटर, यानी कि डायमीटर कितनी है, तो पहले तो रेडियस की बात कर लेता हूँ। रेडियस कितनी हो जाएगी 0.2 mm। अब चूंकि 0.2 mm अपनी ऐसा यूनिट में नहीं है, क्योंकि लेंथ कैसे यूनिट क्या होती है मीटर, तो क्या करना पड़ेगा मिलीमीटर को मीटर में चेंज करना पड़ेगा, यानी कितना हो जाएगा 0.2 इंटू 10⁻³ मीटर। ठीक है, रेडियस हो गई। हैविंग द रेजिस्टेंस 2 ओम, रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम, तो ये कैपिटल आर से लिख देता हूँ इसे 2 ओम, कंफ्यूज मत होना। स्मॉल आर मैंने रेडियस को दिखाया है, रेडियस कितनी है मेरी 0.2 इंटू 10⁻³ मीटर, और कैपिटल आर यानी कि उस वायर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है 2 ओम। ठीक है, अब आगे बोला गया कैलकुलेट द रजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, आपको बतानी है मटेरियल की रजिस्टिविटी कितनी होगी। क्लियर है, तुम्हारे पास क्या फॉर्मूला होता है, आर इक्वल टू होता है रो एल अपॉन ए। अगर यहाँ से अपन को रजिस्टिविटी निकालनी हो यानी कि रो निकालना हो तो हम क्या करते हैं, एल और ए को उधर शिफ्ट कर देते हैं, तो एरिया डिवाइड में तो उधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी आर इंटू ए डिवाइडेड बाई एल इक्वल्स टू रो। ठीक है, जैसे हम यानी वैल्यू पुट कर देंगे आर की, ए की और एल की, तो हमें रजिस्टिविटी मिल जाएगी। ठीक है, पुट करते हैं, रेजिस्टेंस कितना है हमारा, रेजिस्टेंस 2 ओम। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाई एरिया, एरिया यानी कि पाई आर स्क्वायर, तो ठीक है पाई आर स्क्वायर यानी कि पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर स्क्वायर, रेडियस कितना है 0.2 इंटू 10⁻³ इसका स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, डिवाइडेड बाई नीचे क्या है लेंथ, लेंथ हमें क्या है 1 मीटर, तो जैसे हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें रजिस्टिविटी मिल जाएगी। बिल्कुल क्लियर है, सारी वैल्यूज पुट हो चुकी हैं, इनको जब सॉल्व करेंगे तो हमें रजिस्टिविटी मिल जाएगी। यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6.28 इंटू, अब इसको ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते तो कितना हो जाएगा, -6। ठीक है, इतना हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे। तो जब अपन इसको सॉल्व करेंगे 6.28 इंटू 0.04 इंटू 10⁻6, तो देखो अपन को कैलकुलेट करके आएगा 0.2512। ठीक है, ये आपकी होगी ओम मीटर, यानी इतना आपकी रजिस्टिविटी आने वाली है, कितनी 0.0000002512 ओम मीटर। तो ये किसका आया, उस वायर की रजिस्टिविटी आई जिसकी लेंथ 1 मीटर थी, जिसका डायमीटर 0.4 mm का था और रेजिस्टेंस 2 ओम का था, उसकी रजिस्टिविटी कितनी आई है, इतनी आई है। रजिस्टिविटी इतनी आई यानी कि मतलब क्या है, उस वायर को जब यूनिट लेंथ में लेंगे और यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन में लेंगे तो उसका रजिस्टेंस इतना होगा। इसको ज्यादा से ज्यादा हम कैसे लिख सकते हैं, पॉइंट को आगे बढ़ा दो, यानी यहां बढ़ा दो 25 इंटू 10⁻⁻8 ओमेगा, और सेंटीमीटर में मीटर में मीटर, यानी ये आपकी रजिस्टिविटी हो गई 25 इंटू 10⁻⁸। मैंने क्या किया, पॉइंट को आगे बढ़ा दिया, ठीक है, डेसिमल को आगे शिफ्ट कर दिया इधर साइड आके, तो 25 इंटू 10⁻8 ओम मीटर, ये इसकी रजिस्टिविटी होगी। बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई? किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट बिल्कुल कर देना मेरे भाई। नोट डाउन करना हो नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक नोट डाउन हो गया? ठीक है मेरे भाई, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपन का, द रजिस्टिविटी ऑफ अ कॉपर वायर इज 1.76 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर, यानी रजिस्टिविटी गिवन है, तो रो गिवन है 1.76 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर, कितना गिवन है ओम मीटर, ये रजिस्टिविटी गिवन है। ओके, आगे देखते हैं, द रेडियस ऑफ द वायर इज 1 mm, यानी जो रेडियस है वायर की वो कितनी है 1 mm। अब चूंकि ये किस में नहीं है, अपनी ऐसा यूनिट में नहीं है, तो पहले लेंथ को ऐसे यूनिट में बदल लो, यानी रेडियस को ऐसे यूनिट में बदलो, तो रेडियस कितनी है 1 मिलीमीटर, तो 1 इंटू 10⁻⁻³ मीटर, तो ये बदल गया किस में, मीटर में। आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द टेलीग्राफ वायर नीडेड फॉर हैविंग अ रेजिस्टेंस ऑफ 10.5 ओम, रेजिस्टेंस है इसका 10.5 ओम का पूछा गया है। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द टेलीग्राफ वायर। क्वेश्चन क्लियर है? एक बार फिर से समझा देता हूँ, ध्यान से समझना। एक टेलीग्राफ वायर है, ठीक है, एक टेलीग्राफ वायर है, उसकी रजिस्टिविटी भी दे दी, कितनी दे दी 1.76 इंटू 10⁻⁻ ओम मीटर। उस वाले वायर की रेडियस भी दे दी, यानी जो एरिया होगा क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी मोटाई होगी, इसकी जो रेडियस होगी वो भी दे दी, कितनी 1 इंटू 10⁻³ मीटर। उसका रजिस्टेंस भी दे दिया, कितना 10.5 ओम। अब बोल रहा है कि बताओ जो ये वायर है वो कितनी लेंथ का है, यानी लेंथ बतानी है। बिल्कुल क्लियर है क्वेश्चन? आगे बढ़ते हैं। अब अपन को लेंथ निकालनी है इस बार, तो हम जानते हैं आर इक्वल टू क्या होता था,
रो एल अपॉन ए। तो इस बार अपन को एल निकालनी है, तो क्या करेंगे, ए को यहाँ पहुंचा दो, आर को भी, रो को भी यहाँ पहुंचा दो, ठीक है। तो आर इंटू ए अपॉन रो इज इक्वल टू एल। आके ना बिल्कुल क्लियर है। तो जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, एरिया को रेजिस्टेंस के पास पहुंचा दिया, यानी रेजिस्टेंस इंटू एरिया, ठीक है, डिवाइड किया किससे, रो से, तो अपन को लेंथ पता चल जाएगी, यानी एल इक्वल टू आर ए अपॉन रो। क्लियर है। अब वैल्यू पुट करते आते हैं, अपन को लेंथ आराम से पता चल जाएगी। रेजिस्टेंस कितना क्या बना, 10.5, तो 10.5 इंटू, बात करते हैं एरिया की, एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी पाई की वैल्यू 3.14 इंटू रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितना है 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर, यानी 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, इसका स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो आर इंटू ए अपॉन रो, रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी कितनी है 1.76 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। तो जब हम इस वाली कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे, यानी 10.5 इंटू 3.14 इंटू 1 इंटू 10 टू द माइनस 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1.76 इंटू 10 टू द माइनस 8, तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो अपन को निकल आएगी लेंथ ऑफ द टेलीग्राफ वायर, ठीक है। सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जब अपन इसको सॉल्व करेंगे 10.5 इंटू 3.14, तो 10.5 इंटू 3.14 कैलकुलेट होकर आएगा 32.97 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाई 1.76 इंटू 10 टू द माइनस 8। अब हमें पता 10 टू माइनस 8 क्या है, नेगेटिव, तो इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्या वैल्यू बन जाएगी, हमारी वैल्यू बन जाएगी 32.97 इंटू, अब 8 प्लस का हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 10 टू द पावर प्लस का 8, तो सॉल्व होकर क्या आएगा 10 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई 1.76। क्लियर है। अब देखो यहाँ से पॉइंट हटा, ऊपर से पॉइंट हटा, क्योंकि दोनों दो दो हैं, पॉइंट हट गया। अब क्या वैल्यू बची हमारी वैल्यू बची 3297 और 2 जीरो यहाँ के 00 डिवाइडेड बाई 176। तो जैसे ही आप लोग 176 का डिवाइड कर देंगे किसमें, 3,29,700 में, तो जैसे आप 176 का डिवाइड कर देंगे 3,29,700 में, तो आपको जो वैल्यू मिल जाएगी वो वैल्यू किसकी मिल जाएगी, लेंथ ऑफ द टेलीग्राफ वायर की। तो डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड करके कितना आएगा, तो जब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो आएगा 1873.29 मीटर, यानी कि इस वायर की जो लेंथ है वो कितनी है 1873.29 मीटर। बिल्कुल क्लियर है, यानी 1873 मीटर का ये वायर है। इस वायर की जो लेंथ है जो कि दी हुई है 1873, इसका रेजिस्टेंस कितना था 10.5 ओम, रजिस्टिविटी कितनी थी 1.76 इंटू 10 माइनस ओम मीटर, ठीक है। और इसका डायमीटर कितना था 1 मिलीमीटर का। बिल्कुल क्लियर है। यहाँ तक कोई भी डाउट, नोट डाउन करना हो नोट डाउन कर सकते हो गया नोट डाउन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपन का, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ रेजिस्टेंस वायर मेड फ्रॉम जर्मन सिल्वर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 4.25 मीटर। एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है 4.25 ओम मीटर, ठीक है, 4.25 ओम है। एक रेजिस्टेंस है, मेड किया गया, किससे बना है वो, जर्मन सिल्वर से, हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 4.25 ओम, 4.25 ओम रेजिस्टेंस का एक वायर है, ठीक है। आगे देखते हैं, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर, किसी और वायर का रेजिस्टेंस निकालना है, मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल, इसी मटेरियल से बना हुआ है, बट सच दैट इट्स लेंथ इंक्रीज बाई 4 टाइम्स, यानी अगर इसकी लेंथ मान लो l, इसकी लेंथ मान लो l, तो उसकी लेंथ है 4 टाइम्स एंड एरिया क्रॉस सेक्शन इज डिक्रीज्ड बाई 3 टाइम्स। अगर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया क्रॉस सेक्शन हम मान लें कितना a, तो उसका कितना है 3 टाइम्स कम है। क्लियर है। तो यहीं पे बात कर लेते हैं उसके बारे में, यानी इसका रेजिस्टेंस 4.25 ओम है। बोला गया अ रेजिस्टेंस मेड फ्रॉम द जर्मन सिल्वर, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल, यानी रेजिस्टेंस निकालना सेम मटेरियल का, क्वेश्चन मार्क। अगर इस वाले वायर का रेजिस्टेंस 4.25 ओम है तो इस वायर का कितना रेजिस्टेंस होगा वो पूछा है। अगर इस वायर की लेंथ l है तो कह रहा है इसकी लेंथ 4 टाइम्स हो गई, यानी 4l हो गई। अगर इस वाले वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया a है तो अगले वाले वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया 3 टाइम्स घट गया, यानी a/3 हो गया। क्लियर है। तो ये दो इन्फॉर्मेशन है, वायर 1 और वायर 2। कोई दिक्कत, वायर 1 का रेजिस्टेंस है 4.25, वायर 2 का रेजिस्टेंस पूछा गया है। वायर 1 की लेंथ है l, वायर 2 की लेंथ बोली गई है उस वाली लेंथ की 4 गुना। अगर इसकी लेंथ l है तो इसकी लेंथ 4 टाइम्स ऑफ l। पुराने वाले यानी 1 वायर का एरिया है a, तो बोला गया नेक्स्ट जो वायर है जिसकी बात करनी है, जिसका रेजिस्टेंस निकालना है, उसका एरिया 3 टाइम्स कम हो गया, यानी a/3 है। क्लियर है। कैलकुलेट करते हैं। अब इसके रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं वायर 1 की। क्या होगा, R = ρl/a, इक्वेशन 1। कोई दिक्कत, रेजिस्टेंस कितना गिवन है 4.25 ओम, तो 4.25 = ρl/a। ठीक, इसे मान लेता हूँ इक्वेशन 1, ऊपर वाली को नहीं मानता हूँ। ठीक है,
इसको रहने दो, इसको मान लो इक्वेशन 1। यहाँ तो कोई दिक्कत। अगर r इक्वल टू होता है रो एल अपॉन ए, तो r कितना गिवन है 4.25, r कितना गिवन है आपका 4.25, तो r 4.25 है, यानी 4.25 इक्वल टू कितना हो गया रो एल अपॉन ए, इसे इक्वेशन 1 मान लिया। तो जब भी रो एल अपॉन ए की वैल्यू लगानी होगी तो हम 4.25 लगा सकते हैं, देखेंगे आगे जरूरत पड़ेगी तो, ठीक है। अब आ जाते हैं आर डैश पे। आर डैश क्या होना है, न्यू वायर जिसकी बात हो रही है। आर कौन है, पुराना वायर यानी वायर 1, आर डैश कौन है, न्यू वायर यानी कि आर वायर 2, ठीक है। इसका भी फॉर्मूला क्या होगा, रो एल अपॉन ए, सेम फॉर्मूला होगा, लेकिन यहाँ लेंथ पुट करनी पड़ेगी किसकी, वायर 2 की। अब लेंथ पुट करते चलो, कितनी होगी, देखो रो तो सेम रहता है भैया, सेम मटेरियल है, क्या बोला था कि जो अनदर वायर है वो सेम मटेरियल का है, तो रेजिस्टिविटी तो बदलेगी नहीं क्योंकि मटेरियल नहीं बदला, ठीक है। लेंथ कितनी हो गई 4L, लेंथ हो गई 4L, ठीक है। एरिया कितना हो गया 3 टाइम्स कम 3A, यानी आर डैश इक्वल्स टू हो गया रो 4L अपॉन ए अपॉन 3। इसको सॉल्व करना आपको आता है, मैंने पहले भी फर्स्ट वाले क्वेश्चन में बताया था, तो यहाँ पे ही कर देता हूँ। तो आर डैश इक्वल्स टू कितना होगा, आर डैश इक्वल्स टू होगा रो एज इट इज, और अपन का क्या है 4L मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा ए अपॉन 3 है, यानी ये हो जाएगा 3 अपॉन ए, कितना हो जाएगा 3 अपॉन ए, 4L एज इट इज था, क्लियर है। तो सॉल्व करके कितना हो जाएगा आर डैश इक्वल्स टू रो 4 3 12L अपॉन ए, यानी जो न्यू आर डैश है वो कितना है 12 टाइम्स ऑफ रो एल अपॉन ए, जो न्यू रेजिस्टेंस है वो कितना है 12 टाइम्स ऑफ रो एल अपॉन ए। क्या रो एल अपॉन ए की वैल्यू आपको पता है, रो एल अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 4.5, मैं वैल्यू पुट कर सकता हूँ, ठीक है। तो आर डैश कितना आ जाएगा मेरा 12 मल्टीप्लाई बाई रो एल अपॉन ए की वैल्यू यानी कि 4.25, तो जैसे ही मैं 4.25 में किसका मल्टीप्लाई कर दूंगा 12 का, मेरे को पता चल जाएगा न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, ठीक है। करते हैं, तो जो न्यू वायर का हमारा रेजिस्टेंस आ गया वो आ गया 51 ओम, कितना आ गया, न्यू वायर का रेजिस्टेंस 51 ओम आ गया। बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई, यहाँ तक कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। आप इसे नोट डाउन करना चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं, हो गया नोट डाउन, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपन का, नेक्स्ट क्वेश्चन है रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, यानी कि जो लेंथ दी हुई है रेजिस्टेंस वायर की वो गिवन है 1 मीटर इज 26 ओम, और उसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना है 26 ओम का, यानी आर की जो वैल्यू है वो कितनी है 26 ओम, ठीक है। एट 20 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर इन्होंने मेंशन कर दिया कि भाई इतने टेम्परेचर पर बात हो रही है, ताकि आपका टेम्परेचर बदलने पर रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी ना बदले, यानी इसी टेम्परेचर पर बात होगी, कितने पर 20 डिग्री सेल्सियस पर, बस ये बताया गया है कि टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, ओके। आगे, इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.3 mm, तो डायमीटर कितना है 0.3 mm, तो रेडियस कितना हो जाएगा 0.3/2, कितना हो जाएगा 0.3/2। अब चूंकि ये mm है तो किस में बदलना पड़ेगा मीटर में, तो कितना हो जाएगा 0.3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1000 मीटर, तो ये आपका हो गया रेडियस, 0.3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1000 मीटर रेडियस हो गई, ठीक है। व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल एट दैट टेम्परेचर, आपको बतानी है कि इस मेटल की रेजिस्टिविटी कितनी होगी। हम जानते हैं रो क्या होता है, रो होता है आर ए अपॉन एल, अब तो आपको ये फॉर्मूला याद हो गया हो ना बार बार, आर इक्वल टू क्या होता था रो एल अपॉन ए, तो रो को कैलकुलेट कैसे करते थे आर ए अपॉन एल, वैल्यू पुट कर देते हैं। रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस है 26 ओम, मल्टीप्लाई बाई एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर होता है, एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर का स्क्वायर, रेडियस कितनी है हमारी, रेडियस है हमारी 0.3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1000 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई लेंथ यानी कि 1 मीटर, लेंथ कितनी थी आपके वायर की 1 मीटर, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमें क्या पता चल जाएगा रेजिस्टिविटी पता चल जाएगी, ठीक है। सॉल्व करते हैं, तो अब इसको सॉल्व करते हैं आगे 26 इंटू 3.14 इंटू 0.3/2 इंटू 1000 का स्क्वायर, ठीक है। तो इस कैलकुलेट को मैंने करके रख लिया क्योंकि इस अपना टाइम सेव होगा, तो कैलकुलेट जब मैंने किया तो मेरे को कितना मिला, मेरे को मिला 26 इंटू 3.14 मल्टीप्लाई बाई 0.09 7.3476 मिला, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके 7.3476 मिला, और नीचे क्या था अपन का 2 इंटू 1000 यानी 2000, तो जब 7.3476 को डिवाइड किया मैंने 2000 तो हमें वैल्यू मिली 0.00367 मीटर, यानी जो ये रेजिस्टेंस है जिसमें पूछा गया था कि व्हाट विल द रेजिस्टिविटी, वो कितनी आएगी ओम मीटर, कितनी आएगी ओम मीटर, तो रेजिस्टिविटी आएगी 0.00367 ओम मीटर। बिल्कुल क्लियर मेरे भाई, नोट डाउन करना आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब देखो इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं 26 इंटू 3.14 मल्टीप्लाई बाई 0.3/2 इंटू 1000 का होल स्क्वायर, तो जब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे,
तो देखो मैंने इसकी कैलकुलेशन को करके रखा हुआ है, क्योंकि यार थोड़ी ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, तो आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने कैलकुलेशन को कैलकुलेट करके पहले से रखा हुआ है। तो जैसे ही मैंने 26 को 3.14 से मल्टीप्लाई किया तो मेरी वैल्यू आई 81.64, ठीक है। तो 0.3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1000 का होल स्क्वायर था, इसको कैलकुलेट किया तो 0.3 का स्क्वायर बन गया 0.09। क्लियर। 2000 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर बन गया 4 और 1000 का स्क्वायर आ गया अपन का ये। तो जब हमने इसको कैलकुलेट किया 81.64 मल्टीप्लाई बाई 0.09 और डिवाइडेड बाई 4 इंटू यानी 40 लाख, यानी कि मल्टीप्लाई बाई 40 लाख, तो अपन की वैल्यू आई इतनी ओम मीटर। तो ये अपन की क्या आ गई, रजिस्टिविटी आ गई। तो रजिस्टिविटी हमारी कितनी आ गई 0.00000018369 ओम मीटर। बिल्कुल क्लियर है। तो आप चाहो तो इसे नोट डाउन कर सकते हो, नोट डाउन कर लो। अब आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा मेरे भाई। तो जो हमने डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया प्रदीप की बुक से, ठीक है। प्रदीप की बुक से प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस जो होते हैं वहां से क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए हैं। आई होप आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे, ठीक है। थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा बड़ी बड़ी हैं, तो मैंने टाइम सेव करने के लिए कैलकुलेशंस को पहले से करके रखा हुआ था। अगर कैलकुलेशंस में भी आपको कोई प्रॉब्लम आए, मान लो कि आपको लगे कि सर इस कैलकुलेशन में भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना मेरे भाई, मैं उस कैलकुलेशन पर ही वीडियो ले आऊंगा कि इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, ठीक है। फिलहाल मैंने टाइम सेव करने के लिए थोड़ी सी कैलकुलेशंस पहले से करके रख ली थी, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ और नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।